बच्चा लोग, स्वागत है आपका फिर से YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। और मैं हूं मनोज शर्मा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बेटा जी, आपके 4 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और जो आखिरी वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा था। होपफुली आप लोगों ने टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा, और उसके जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट भी आप लोगों ने लगाया होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए हम लोगों को ये नहीं पता लग पाता है कि एक्चुअली हमें क्या आता है। तो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वो एक नींव थी बोर मॉडल की, मतलब बोर मॉडल को पढ़ने के लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे हम लोग, वो था। अब हम बोर मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये कम से कम 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स इसमें चले जाएंगे इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं हम लोग। बोर्स मॉडल उठाइए आप लोग, कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए हो जाइए तैयार। टॉपिक है हमारा बोर्स मॉडल। बेटा जी, सबसे पहले हम बोर्स मॉडल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, और उन पॉइंट्स को लिखने के बाद, हाँ बेटा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्स मॉडल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, और उन पॉइंट्स को लिखने के बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इस मॉडल से जुड़े हुए। तो जैसे कि क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, बोर मॉडल में, हम आपको ऐसे ही बताते हैं कि सबसे पहले हम बोर मॉडल की थ्योरी पढ़ेंगे। उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज जो दिए गए हैं, उन फार्मूलाज की बात करेंगे। एक एक करके उन जो फार्मूलाज हमें बोर मॉडल से मिले हैं, उनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हमें लगाने हैं। फिर जो बोर मॉडल के एप्लीकेशंस हैं, जैसे उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, वो सब पढ़ेंगे। और लास्ट में हम फिर इनकी टांग खींचेंगे, मतलब बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, और ड्रॉबैक्स को पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, नए मॉडल की तरफ जाएंगे। या जो ड्रॉबैक्स निकल के आए, लोगों ने क्या क्या बताया ड्रॉबैक्स में, वो भी कुछ थ्योरीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें बोर्स मॉडल की थ्योरी। लिखिएगा पहला पॉइंट, सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के कोई लड़ाई थी ही नहीं, खत्म हो गई थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेंटर में रख दिया गया, न्यूक्लियस आ गया। लड़ाई चल रही थी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को लेकर के, और वही सब डिस्कस यहाँ पर होगी। तो पहला पॉइंट तो हम खत्म कर देंगे, वही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला। और आपको ये भी पता है कि एटम में जो मास होता है वो तीनों के मासेस का सम होना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है। जो मेन पार्ट होता है मास का, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। तो लिखें, पहला पॉइंट लिखें आप लोग, द होल मास ऑफ द एटम, WHOLE, होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड in the center of atom called as nucleus। ये तो रदरफोर्ड मॉडल में भी कह दिया गया था, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल में केवल प्रोटॉन बताए गए थे, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे। तो आपने लिखा है होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड एज न्यूक्लियस, फुल स्टॉप के बाद इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहला पॉइंट खत्म। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। सेकेंड पॉइंट लिखें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स। इलेक्ट्रॉन घूमेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिनको नाम दिया था ऑर्बिट या शेल। सबसे पहले ऑर्बिट नाम दिया ही इन्होंने नहीं था, बोर नहीं दिया था, कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, infinite number of shells are possible
या यहाँ पे हम ये भी कह सकते थे ओनली दोज शेल्स आर पॉसिबल, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि शेल्स कितने होंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। शेल्स कितने कंसीडर किए गए हैं? देखो, शेल ऐसा नहीं है कि कोई सीमेंटेड पाथ बना हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बाइक लेके। एक्चुअली जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है दैट पाथ इज कॉल्ड शेल या ऑर्बिट। जहाँ भी मूव करे, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, ये शेल बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पाथ बना हुआ है, कुछ ऐसा फिक्स है, दीवारें उठी हुई हैं, ये दो दीवारों के बीच का रास्ता क्या है वो शेल है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करे उसको शेल कहते हैं। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल आगे आएगा, ऑर्बिट्स और शेल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे तीसरे में, ओनली दोज शेल्स, ब्रैकेट में इनफिनाइट नंबर, ओनली दोज शेल्स आर पॉसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दैट इज, बेटा जी जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जब कोई, ये चाहो तो हम आपको बता, दैट इज पहले लिख लो, दैट इज mvr, ये एंगुलर मोमेंटम होता है, इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये है थर्ड पॉइंट। h आप जानते हैं, 2 आप जानते हैं, पाई आप जानते हैं, n नंबर ऑफ शेल मान सकते हो यहां पर, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। बता रहे थे आपको एंगुलर मोमेंटम, कोई सर्कुलर मोशन जब करता है इस तरीके से, ये पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, पार्टिकल का ये अलग से नोट आप लिखेंगे, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल की स्पीड जो है वो v है, अगर वेक्टर क्वांटिटी लें तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, इसको आप अभी ऐसे रहने दो। और जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो रेडियस है वो r है, देन m इंटू वी इंटू आर को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अभी हमने इसको स्केलर फॉर्म में ही लिखा है, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जब कोई लीनियर मोशन करता है तो m इंटू वी, ये लीनियर मोमेंटम होता है। तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट बोर मॉडल का। ये आपको अलग से इंफॉर्मेशन दे दी, शायद आपको ना पता हो कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसलिए आपको बता दिया। वैसे बोर मॉडल का पॉइंट था वो यहीं तक काफी था। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a particular shell, when electron is revolving in a particular shell, energy of electron, when electron is revolving in a particular shell, energy of electron remains constant। जब एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन चाहे शेल में यहां पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, शेल में है, कहीं पे भी है। When electron is revolving in a particular shell, energy of electron remains constant। मतलब इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक पर्टिकुलर शेल में ही रिवॉल्व करेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन नाइदर एमिट्स नॉर absorbs energy when revolved in a particular shell। ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, इसी में आप चेक करो, फोर्थ पॉइंट के अंदर ही हम लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो मान लिया कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 2 जूल है। मान लिया, होती नहीं है, बहुत कम होती है, तो 2 जूल ही रहनी है पूरे शेल में। तो इस शेल को एक और नाम दे दिया गया, एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट। फुल स्टॉप के बाद फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, हेंस दीज शेल्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी लेवल्स और एनर्जी स्टेट्स और स्टेशनरी स्टेट्स और स्टेशनरी स्टेट्स।
तो इनको एनर्जी लेवल्स, एनर्जी स्टेट्स या स्टेशनरी स्टेट्स भी नाम दे दिया गया। न्यूक्लियस है, पहला शेल मान लिया, दूसरा शेल मान लिया, तीसरा मान लिया, इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाएंगे। जब न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होता है इसमें एनर्जी सबसे कम होती है। आपको फार्मूलाज लिखाए जाएंगे, आपको पता लगेगा वहाँ पे, यहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ और ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना है वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए। मतलब यहाँ 4 जूल वाला रह सकता है, ऐसा मान लिया हमने, या यहाँ 3 जूल वाला जो जिसके पास एनर्जी 3 जूल होगी वो रह सकता है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास 2 जूल है। तो इसको 1 जूल जब मिल जाएगी तो यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि अब एनर्जी कितनी हो गई 3 जूल, और जबकि इस शेल में कौन रह सकता है 2 जूल वाला, तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो नेक्स्ट यानी 5th पॉइंट हम लोग लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू हायर एनर्जी लेवल, when electron jumps from lower energy level to higher energy level, it absorbs energy, and when electronic transition takes place from higher energy level to lower energy level, when electronic transition takes place from higher energy level to lower energy level, कॉमा लगा के, electron emits energy in the form of radiations, electron emits energy in the form of radiations। बेटा जी बोर मॉडल की थ्योरी यही है। पहला पॉइंट क्या था, न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमता है। तीसरा पॉइंट था केवल वही शेल्स होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी MBR कितना होगा, NH/2π। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जब एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसलिए इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स या स्टेशनरी स्टेट्स कहा गया था। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर में आएगा एनर्जी को एमिट करेगा। ये बोर मॉडल है। अब बोर मॉडल से जुड़े हुए फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो फार्मूलाज रिलेटेड विद बोर्स मॉडल। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस ऑफ शेल। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी। तो पूरा ड्राइव करके दिया है फार्मूला, पूरा ड्राइव किया जाता है, लेकिन डेरिवेशन से क्वेश्चन ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और 11th में तो मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए हम रेडियस का यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं डायरेक्टली। रेडियस का फार्मूला है n² h² अपॉन 4π me², और साथ में है यहाँ पर kz। ये फार्मूला है। बेटा जी फार्मूला देख के आप थोड़ा घबराए जरूर होंगे, लेकिन ये हमें यूज़ नहीं करना है। चलो इसको हम बॉक्स में बंद नहीं कर रहे हैं, ये हमारी यूजेबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n तो कांस्टेंट नहीं है, n है नंबर ऑफ शेल, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज कांस्टेंट, e इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, k ऑलरेडी कांस्टेंट है। जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, बस वो लिखा दिया आपको, ये भी आपको याद नहीं करना है। तो रेडियस की वैल्यू निकल के आती है
0.529, कांस्टेंट नहीं था n स्क्वायर अपॉन z, और ये वैल्यू निकल के आती है एंगस्ट्रॉम में। इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूं। ये फार्मूला आपको याद करना है और इससे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे। बस रेडियस का ये फार्मूला आप याद करेंगे। हमें रेडियस का फार्मूला चाहिए था कुछ ऐसे टर्म में, सो दैट हम z और n को बदल के रेडियस निकाल सकें। n बदलने का मतलब हमने शेल बदली और z बदलने का मतलब हमने एटम या स्पीसीज बदली। तो ये रेडियस का फार्मूला है। कभी कभी क्या होता है, k के बारे में आपसे पूछ लेते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी। k के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इन वैक्यूम या एयर में भी मान लो, और इन एयर जो k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये होगी इन SI यूनिट्स, और ये वैल्यू 1 होती है इन CGS यूनिट। तो ये k के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, रेडियस का फार्मूला हमें पता लग गया। कौन सा यूज करेंगे रेडियस का फार्मूला? 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन फार्मूलाज से। रेडियस का है, मतलब किसी पर्टिकुलर शेल की रेडियस कैसे निकालेंगे, ये रेडियस का हो गया। अच्छा, तब हम बात करते हैं एनर्जी की। इसको रब कर लेते हैं फिर एनर्जी के फार्मूले की बात करते हैं। काफी कुछ समझना भी है हमें वहां पे। बेटा जी, एनर्जी का फार्मूला जो है, जब किसी की टोटल एनर्जी निकाली जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी बताइए किसकी वजह से होती है? स्टेट की वजह से, पोजीशन की वजह से। आंसर पूरा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, और वो पोजीशन की वजह से होती है। और कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोग लगाते हो mgh, और वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलिए खैर छोड़िए, पोटेंशियल एनर्जी का मैं बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ रहे हैं आप? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लग रहा है तो उस अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से उसके पास एनर्जी होनी ही होनी है, और वो एनर्जी क्या बोली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। स्प्रिंग के पास होती है, वो अलग है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये मार्कर अभी है, इस मार्कर पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ के लिए। तो इसके पास जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, उसका नाम क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो ग्रेविटी का फोर्स कहाँ से जनरेट हुआ है? अर्थ के सेंटर से। तो अगर एक्चुअली इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो m g और h जो लगेगा वो कितना लगेगा? h यहां से लेकर के अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस जाएगी, लेकिन हम h कौन सा लगाते हैं? अर्थ की सरफेस से लेकर यहां तक। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, ये अर्थ की सरफेस से यहां तक आने में जो चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वो निकालते हैं। मतलब हम अर्थ की सरफेस को डेटम मान लेते हैं। हम मतलब ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि हम जो हमें डिस्टेंस लेनी है वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेनी है, क्योंकि अर्थ कैसी है? स्फेरिकल ऑलमोस्ट है, तो सेंटर से हम लोग तो कहीं, ये है अर्थ, स्फीयर तो नहीं बना सकता मैं बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड 2D है, स्फीयर 3D होता है। ये सरफेस है, ये रेडियस है अर्थ की, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं, हम यहां से लेकर यहां तक, ये h, ये इसको कंसीडर करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जाने पे जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हुआ वो हम लोग निकालते हैं। इतना ध्यान रखिएगा mgh फार्मूला लगा के। तो बात चल रही थी पोटेंशियल एनर्जी की वजह क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वजह होती है, अगर इस ऑब्जेक्ट पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लग रहा है तो इसके पास उस अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी।
जैसा कि आप लोगों ने अभी तक जो आपकी लाइफ के साथ जुड़ा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जुड़ा रहा है, तो जो आप ये mgh पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे ये ग्रेविटेशनल थी। अगर कोई पार्टिकल चार्ज्ड है तो चार्ज की वजह से भी, तो अगर इस पर प्लस है इस पर प्लस है तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, तो वहां पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसकी भी होगी दूसरे चार्ज की भी होगी। अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, राइट। जब रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो पॉजिटिव आएगी, और अट्रैक्शन की वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी है एक प्लस एक माइनस तो नेगेटिव आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो है नेग्लेजिबल, मास नेग्लेजिबल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करना है बेकार। लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है इसलिए इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। तो हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अलग बताएंगे, काइनेटिक का फार्मूला अलग बताएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी निकल के आएगी, उसका फार्मूला अलग बताएंगे। सब ये ड्राइव किए जा सकते हैं, लेकिन डेरिवेशंस हम आपको नहीं बताएंगे, डेरिवेशंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिजिक्स में इनफैक्ट चैप्टर ही पूरा 12th में आएगा, वहाँ आपको ड्राइव करना भी सिखाया जाएगा, तो वहाँ आप ड्राइव करना सीख लीजिएगा। अगर हम यहाँ ड्राइव कराना चाहें हम यहाँ भी करा सकते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पढ़ाते हैं, मतलब 12th या 11th विद वही फाउंडेशन क्लासेस, तो कराते हैं वहाँ पे ड्राइव। तो जब लास्ट में जब कुछ वीडियो लेक्चर्स आएंगे जो कि प्योर कॉम्पिटिटिव टाइप के होते हैं, उनमें आप डेरिवेशन देख सकते हैं। यहाँ हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बता रहे हैं आपको होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, वो नेगेटिव आएगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो आपको आंसर देना है इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू रखी जाती है विद साइन, यहाँ चार्ज नेगेटिव यहाँ चार्ज पॉजिटिव, तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव आएगी निकल के, तो आप बोलेंगे इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस। फिर अच्छा काइनेटिक आएगी, वो तो पॉजिटिव होगी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी आती है निकल के इलेक्ट्रॉन की, वो भी माइनस में ही आती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक से। तो ऐड करते हैं तो टोटल भी कैसी आती है निकल के, नेगेटिव आती है। तो अगर आपके एग्जाम में जनरली क्वेश्चन ये पूछते हैं व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, पोटेंशियल की बात नहीं की है। अब व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव का आंसर देना पड़े तो सच तो ये है, शुरू से लेकर अगर हम चलें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस, हैंस इट इज नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हैंस टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये आंसर बनना चाहिए, बट स्कूल टीचर्स इतना नहीं सुनना चाहते हैं और ना ही वो काइनेटिक और पोटेंशियल की अलग अलग बात करना चाहते हैं, वो तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहते हैं। तो अगर स्कूल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई द टोटल एनर्जी या व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो आप बस सीधा सीधा आंसर देना इट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन। हालांकि पूरा आंसर नहीं है ये, बट यही देना और यही आपके स्कूल में सही माना जाएगा। तो एनर्जी के फार्मूलाज पढ़ लेते हैं क्या हैं बेटा जी। एनर्जी के फार्मूलाज भी आपको थोड़े डराने वाले हैं, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि बाद में वो बहुत आसान हो जाएंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फार्मूलाज, सबसे पहले हम आपको लिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आता है -kz(e²/2r। आर तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ शेल, के वही जो कांस्टेंट लिखाया था, z
एटॉमिक नंबर, सॉरी 2r नहीं होगा, यहाँ r होगा, kZe² अपॉन r। k आपको पता है जो कांस्टेंट लिखाया था, z एटॉमिक नंबर, e है चार्ज, एक बार चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एक बार चार्ज न्यूक्लियस का, इसलिए वो माइनस में आती है निकल के। kZe² इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगाएंगे आप यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड, r है रेडियस ऑफ शेल। तो ये तो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ड्राइव होकर के आती है वो आती है kZe², यहाँ r के बजाय 2r हो जाता है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दोनों में जो रिलेशन अगर निकाला जाए, यहीं से अगर हम देखें तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन साथ में क्या है, माइनस भी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। रिलेशन क्या है, हाफ तो है ही है पोटेंशियल की, और साथ में क्या है, माइनस भी है। एक काम करेंगे, इनके बहुत सारे रिलेशंस हम आपको लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कराएंगे, तो कौन कौन से रिलेशन सही हैं वो आपको पता लग जाएगा। ये एनर्जी काइनेटिक हो गई। अब आप जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो इनको जोड़ोगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू आएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब ये वैल्यूज आप रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी की, माइनस kZe² अपॉन r प्लस kZe² अपॉन 2r। जब इनको जोड़ दोगे तो एनर्जी की वैल्यू बनेगी माइनस kZe² अपॉन 2r। ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। और जब हम r की वैल्यू रख देंगे, हम किसी को अभी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सब अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एकेडमिक लेवल पे क्या करना है मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो याद करना होगा उसी को स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। जब आप r की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो आपने r की खतरनाक वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, n² अपॉन 4π वाली, वो वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो एनर्जी का फार्मूला बनेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ r। तो एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा वो होगा E इज इक्वल टू माइनस 2π² me⁴ k² अपॉन n² ये भी नहीं याद करना है आपको। याद क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अगर हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, k कांस्टेंट, z बचा, h कांस्टेंट, n बचा, तो E इज इक्वल टू आता है माइनस 2.18 z² अपॉन n²। ये वैल्यू होती है जूल पर इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा रह गया यहाँ लिखने को, इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल पर इलेक्ट्रॉन। इसको आपको बिल्कुल याद करना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे एकेडमिक लेवल पे तो यहीं से पूछे जाएंगे। अगर ये जूल पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतना है, अगर इसको आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की निकालते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1312 z² अपॉन n²। अब ये वैल्यू होगी किलो जूल पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये 2 फार्मूलाज बेटा जी, इसके अलावा एक फार्मूला आप और याद रखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही है लेकिन यूनिट बदली हुई है। इसके बाद है ये, इसके बाद आप ये वाला नोट करेंगे यूनिट बदली हुई है एनर्जी की, इसका भी बहुत यूज होता है। E इज इक्वल टू आएगा माइनस 13.6 z² अपॉन n²। यहां पर एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। और आपको हम बता दें, कहीं पे जगह नहीं बची, यहां पे बता रहे हैं, लिख लेना आप, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला हो गया। बेटा जी फार्मूले कौन से पढ़ने हैं, कौन से याद रखने हैं, कौन से नहीं याद रखने हैं, ये भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो केवल कॉम्पिटिटिव में, ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो केवल कॉम्पिटिटिव में। कुल मिला के जो आपको अभी फार्मूले याद करने पड़े, रेडियस का केवल एक, कौन सा? रेडियस इज इक्वल टू क्या था? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और क्या था? वैल्यू थी एंगस्ट्रॉम में। रेडियस का केवल एक फार्मूला। एनर्जी के ये 3 फार्मूलाज याद ही करने पड़ेंगे आपको। एक तो ये, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जूल में, दूसरा ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए किलो जूल में, तीसरा ये यहाँ यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये 3 तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। एक बस आखिरी फार्मूला यहाँ लिखाएंगे हम आपको बोर मॉडल का, वो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आप लिखेंगे ये v इज इक्वल टू 2πe² z अपॉन n। जब आप कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो याद करना है वो आएगा फिर से वही जो आपने एनर्जी वाले में वैल्यू ली थी, 2.18 इंटू 10⁻6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये याद करना है। तो ये 3 टाइप के फार्मूलाज जो बोर मॉडल के हैं वो आपको याद करने हैं। एक रेडियस का, दूसरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तीसरा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और अब इसके बाद आप एक नोट लिखेंगे, जो बोर मॉडल के फार्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड एक नोट लिखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो नोट में लिखें ऑल द फार्मूलाज ऑफ बोर्स मॉडल, all the formulas of Bohr's model are applicable, all the formulas of Bohr's model are applicable only for hydrogen like species, only for a hydrogen like species, that is for the species having only one electron, that is for the species having only one electron। तो बोर मॉडल के जितने फार्मूलाज हैं वो केवल वहीं लगेंगे जहां केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो चुके होंगे, भैया एक इलेक्ट्रॉन वाली तो एक ही स्पीसीज होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन एटम, हैं और भी हैं। देखो यहाँ पर हम स्पीसीज ले रहे हैं, यहाँ पर हम इनका Z ले रहे हैं मतलब एटॉमिक नंबर, और अब यहाँ पर हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज He, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन 4 को देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो हीलियम के लिए बोर मॉडल के फार्मूलाज एप्लीकेबल नहीं है, He+ के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि He+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के भगा दिया गया। अब He+ में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। अब यहाँ अगर आपको जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालनी हो किसी भी शेल में, या रेडियस ऑफ शेल निकालनी हो, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी हो He+ में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसकी, तो आप बोर मॉडल के फार्मूलाज लगा सकते हैं। लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, 2 निकाल के फेंक दो, अब कितना रह गया? 1। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसके लिए बोर मॉडल लगेगा। ऐसे ही यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दो, जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो ये तो थी बोर मॉडल की थ्योरी और बोर मॉडल से जुड़े हुए फार्मूलाज। बेटा जी ये सब आप लोग कॉपी करेंगे, लिखेंगे, इनको सही से याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम बोर मॉडल के न्यूमेरिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमको कम से कम आधा घंटा चाहिए होगा कि हम एक थोड़ा
ठीक ठाक तरीके से और ठीक ठाक अमाउंट में न्यूमेरिकल्स को कर सकें, तो उस केस में वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर, तो वो तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में ही पॉसिबल है। इसका मतलब 2 लेक्चर और अभी आने ही आने हैं किसके, बोर मॉडल से रिलेटेड। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। पढ़िए, एंजॉय करिए, काफ़ी टफ रहेगा ये लेक्चर आपके लिए, याद भी करनी होंगी चीज़ें, बट आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। करिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।